हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए जो है आज स्टार्ट करते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बात किया था एजेट्रोपी पे। अब एजेट्रोपी आइडियल और नॉन आइडियल पर्टिकुलरली जो है हम लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन के लिए पढ़ रहे थे। अब आपके मन में जो है कुछ क्वेश्चंस आए होंगे कि सॉलिड इन लिक्विड के बारे में और कुछ जो है हमें पढ़ना चाहिए या कुछ चीजें जो है अभी और ऐड करनी चाहिए। तो डेफिनेटली इस पर्टिकुलर सेक्शन में हम सॉलिड इन लिक्विड पे ही बात करेंगे और ये जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज हैं ये उन्हीं सॉल्यूशन से एसोसिएटेड है। अब क्या जब भी हम कोई टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो शुरुआत में उसकी डेफिनेशन या उसके बारे में जानना जरूरी होता है। तो आइए जो है हम शुरुआत करते हैं कोलिगेटिव की डेफिनेशन से। ठीक है, तो डेफिनेशन हम लिख लेते हैं। तो हम लिखेंगे द प्रॉपर्टीज which depends on number of solute particle irrespective of nature of solute in solution are known as colligative properties। अब डेफिनेशन पे थोड़ा ध्यान दीजिए कि हमने ये लिखा है कि हम उन प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं जो कि नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड कर रही हैं। उनका इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि सोल्यूट कौन है, मतलब कि वो जो है सोल्यूट की आइडेंटिटी पे डिपेंड नहीं कर रही, सिर्फ उनके नंबर पे डिपेंड कर रही हैं। अब क्या है कि जब हम इस वर्ड को जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे कोलिगेटिव को, तो ये एक लैटिन वर्ड से जो है इसको लिया गया है और इसका जो है मीनिंग होता है बाइंड टुगेदर, मतलब कोई चीज जो है एक साथ जुड़ी हो उसके लिए जो है इस वर्ड का यूज किया जाता है। अब एक साथ जुड़ी है, किस तरीके से जुड़ी हुई है, या कोई ऐसी चीज है जो सबको कोरिलेट कर रही हो, उसी पे जो हमें डिस्कशन करना है। अब क्या है कि जैसे मैंने बताया था कि इसको हम पढ़ने वाले हैं किसके लिए, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन के लिए। तो अगर हम इसको सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन के लिए पढ़ने वाले हैं तो आप जो है थोड़ा ध्यान दीजिए कि सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन में हमने बताया था कि अगर हम किसी कंटेनर में सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं जिसमें B हमारा जो है वो सॉलिड सॉल्यूट है और A जो है वो लिक्विड सॉल्वेंट है, तो राउट्स लॉ में आपको क्लियर कट ये समझाया गया था कि सॉलिड होने की वजह से जो है जब ये इस सरफेस का कुछ फ्रैक्शन कवर अप कर लेगा तो फ्रैक्शन कवर अप करने की वजह से ये सॉलिड पार्ट वेपर प्रेशर इसका डिक्रीज कर देता है सॉल्यूशन का, क्योंकि सॉलिड का तो वेपराइजेशन होगा नहीं, ये चीज हम जानते हैं। तो अगर सॉलिड का वेपराइजेशन नहीं होगा तो डेफिनेटली ये जो हमारा लिक्विड सॉल्वेंट था इस सॉलिड के एडिशन से इसके वेपर प्रेशर में थोड़ा सा जो है मतलब कम हो जाएगा वो। तो अगर वेपर प्रेशर कम हो जाएगा तो उसी की वजह से बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो है एसोसिएटेड है। मतलब ये जो हम बात करें ना बाइंड टुगेदर, मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हम पढ़ने वाले हैं मेनली सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन में, ये सारी चीजें जो हैं एसोसिएटेड हैं किससे, डिक्रीज इन वेपर प्रेशर से। और डिक्रीज इन वेपर प्रेशर किसकी वजह से हो रहा है, बिकॉज ऑफ दिस सॉलिड, क्योंकि ये सॉलिड इसमें गया है तो डेफिनेटली जो है ये मॉलिक्यूलर लेवल पे मिक्स हुआ, मॉलिक्यूलर लेवल पे मिक्स हुआ, सरफेस कवर अप किया, सरफेस कवर अप किया तो डेफिनेटली उस सरफेस से जहां जहां सॉलिड होगा इवेपोरेशन नहीं होगा तो वेपर प्रेशर घट जाएगा। तो क्लियर कट जो है हमको ये पता चल रहा है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो सॉलिड इन लिक्विड है उसके पीछे कारण क्या है, वो कारण है डिक्रीज इन वेपर प्रेशर। तो अगर हम कॉज की बात करें, रीजन की बात करें कि इनके पीछे जो है कारण क्या है, तो हम लिखेंगे डिक्रीज इन वेपर प्रेशर। अब देखिए कि ये तो हो गया कि हम जो है ये पता कर लिए कि हमें किसके लिए पढ़ना है, ये पता कर लिए कि इनके पीछे कारण क्या है, कि किन कारणों से जो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है जनरेट हो रही हैं, और ये भी पता कर लिए कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एक्चुअली में है क्या। अब जो है हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है जो हमें डिस्कस करना है वो ये है कि टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है क्या क्या, मतलब कितने प्रकार की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसी भी सॉल्यूशन के साथ एसोसिएटेड हैं। ठीक है, तो आइए उसको अब जो है आगे डिस्कस करते हैं।
टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को। तो जब बात करेंगे टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की, तो इसमें 4 तरीके की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करने वाले हैं। एक जो है ऑलरेडी हम लगभग थोड़ा बहुत उसके बारे में पढ़ चुके हैं और वो राउट्स लॉ से हमने फाइंड आउट भी किया था। तो पहला है रिलेटिव lowering in vapor pressure, दूसरा जो है वो है elevation in boiling point, मतलब ये कि इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में हम ये देखेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट जो है थोड़ा बढ़ जाएगा। अब इसके अलावा जो है तीसरी जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट भी थोड़ा कम हो जाता है और इसको भी हम जानेंगे कि किस तरीके से फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो कम हो जाता है। और जो फोर्थ वन है लास्ट वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से ये प्रॉपर्टी जो है एसोसिएटेड है इससे। तो कुल मिला के जो है हमें 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को डिटेल में डिस्कस करना है। अब जो है शुरुआत जो है 1 to 1 अगर हम बात करें तो पहले हम करते हैं किसकी, रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर की। तो इस पे हम डिस्कशन करते हैं शुरुआत में कि इससे जो है हमें क्या पता चलने वाला है। तो बात करते हैं रिलेटिव लॉरिंग की। अब देखिए कि जब हम रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर की बात करते हैं तो आप क्लियरली ध्यान दीजिए कि फ्रॉम राउट्स लॉ हमने कुछ चीजें ड्राइव की थी। तो फ्रॉम राउट्स लॉ हमने लिखा था कि डेल्टा पी बाई पी नॉट ए इज इक्वल्स टू एक्स बी, और यहां पे ए इज सॉल्वेंट, लिक्विड सॉल्वेंट एक्चुअली, और बी जो है हमारा सॉल्यूट होता था, सॉलिड, और ये लिक्विड रहता था। और इसको लेके जो है हमने इस रिलेशन को ड्राइव किया था। आपको याद होगा कि ये पर्टिकुलर रिलेशन जो है हमने राउट्स लॉ में ड्राइव किया था और हम वहाँ पे हमने लिखा भी था रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब देखिए कि ये जो पर्टिकुलर कोरिलेशन हमने पढ़ा है यही कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के रूप में हमें यहाँ पे स्टडी करना है। लेकिन ये तो डायरेक्ट कोरिलेशन हमने डेवलप किया था। अब इस पर्टिकुलर कोरिलेशन को कई और तरीकों से जो है लिखा जा सकता है और उन्हीं पर्टिकुलर तरीकों की हेल्प से जो है हम न्यूमेरिकल अप्रोच को समझेंगे। तो न्यूमेरिकल अप्रोच को बेटर बनाने के लिए हम थोड़ा सा इसको अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, मतलब डायरेक्ट रिलेशन कन्वर्ट कर लेते हैं। डायरेक्ट रिलेशन कन्वर्ट कर लेंगे, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होंगे। अब देखिए इसमें क्या क्या हम कर सकते हैं। तो आप ध्यान से देखिए कि इस पर्टिकुलर रिलेशन में कौन सी चीज़ जो है वो एक्चुअल में है क्या, कि डेल्टा पी जो है क्या है। तो डेल्टा पी जो है ध्यान कीजिए कि क्या होता था, पी नॉट ए माइनस पी ए होता था। और वहीं जो है अगर हम बात करें पी नॉट ए तो ये प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था। आपको याद होगा ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट था, और ये जो है वेपर प्रेशर था किसका, सॉल्यूशन का, कि जब आप उसमें सॉलिड ऐड कर देते हो उस समय का ये वेपर प्रेशर था। एक्स वी के बारे में आपको पता ही है कि ये क्या था, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। अब ये सारी चीजें हैं। तो अब अगर हम बात करें कि सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन इतना है, सॉल्वेंट का हमें निकालना है, 2 ही कंपोनेंट है सॉल्यूशन में, तो 2 ही कंपोनेंट है, तो हम ये भी आसानी से लिख सकते हैं कि एक्स ए प्लस एक्स बी जो है बराबर हो जाएगा किसके, 1 के। तो एक्स ए को आप लिख सकते हो 1 माइनस एक्स बी। आप क्लियर कर देखिए कि एक्स बी की वैल्यू हमने कहाँ लिखी है, डेल्टा पी बाई पी नॉट ए लिखा है। अगर ये लिखा हुआ है तो हम लिख सकते हैं कि एक्स ए विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस डेल्टा पी बाई पी नॉट ए।
इट मीन्स एक्स ए विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस पी नोड की जगह अगर हम रखें पी नोड ए माइनस पी ए, डेल्टा पी को रिप्लेस कर दिया इससे, डिवाइडेड बाई पी नोड ए। सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स से निकल के आएगा क्या, पी ए बाई पी नोड ए। ये मोल फ्रैक्शन हो गया किसका, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर के टर्म में। ये मोल फ्रैक्शन हो गया किसका, सॉल्यूट का वेपर प्रेशर के टर्म में। तो हमें दोनों मोल फ्रैक्शन मिल गए, सॉल्यूट के भी सॉल्वेंट के। अब ध्यान दीजिए कि हमने मोल कॉन्सेप्ट में कोरिलेशन डेवलप किया था कि मोललिटी जो है बराबर होता है किसके, एक्स बी बाई एक्स ए इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एम ए। क्लियर कट है। अब देखिए ये जो तीनों कोरिलेशन है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, इन तीनों को हमें यूज करना है और तीनों को यूज करके जो है मोललिटी को वेपर प्रेशर से कोरिलेट करना है ताकि हमें वेपर प्रेशर से डायरेक्टली मोललिटी पता चल जाए। अब कैसे जो है इसको हम कोरिलेट करेंगे, तो बहुत आसान है। आपको तीनों रिलेशन लिखे हुए दिख रहे हैं, बस इनको जो है एक साथ जोड़ना है। तो जोड़ देते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि मोललिटी जो है बराबर हो गया डेल्टा पी बाई पी नोड ए जो कि एक्स बी की वैल्यू है, डिवाइडेड बाई पी ए बाई पी नोड ए जो कि एक्स ए की वैल्यू है, इंटू 1000 बाई एम ए, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। अब ये तो इससे कैंसिल आउट हो गया। तो अगर ये इससे कैंसिल आउट हो गया तो मोललिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या आ गया वेपर प्रेशर के टर्म में, कि डेल्टा पी बाई पी ए इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एम ए। ये डायरेक्ट फॉर्मूला निकल के आ गया, इसको आपको याद रखना है। तो ये जो डायरेक्ट रिलेशन हम ड्राइव करें इसको नोट करते जाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन्हीं से जो है हम डायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये पहला रिलेशन हमने निकाला जिसको मोललिटी को डायरेक्टली फाइंड आउट कर रहे हैं, किसका यूज करके, वेपर प्रेशर का यूज करके। अब देखिए इसमें और क्या क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं हम। तो अगले कोरिलेशन की तरफ मूव करते हैं और उसमें हम दो कंडीशन की बात करेंगे, एक तो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन और दूसरा फॉर ऑल कंसंट्रेशन। तो हमें पता है कि डेल्टा पी बाई पी नोड ए जो है बराबर है किसके, एक्स बी के। और एक्स बी को अगर आप मोल के टर्म में लिखो तो आप लिख सकते हो एन बी डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी। क्लियर कट है, दो ही कंपोनेंट है तो एक्स बी को ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए फॉर डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, फॉर वेरी डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, कि अगर बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड सॉल्यूशन होगा तो सॉल्यूट बहुत कम घुला होगा, तो बहुत कम घुला होगा तो एन बी बहुत छोटा होगा किससे, एन ए से। और ऐसी स्थिति में आप इन दोनों के सम को बराबर लिख सकते हो किसके, एन ए के। क्योंकि मैथमेटिक्स में आपने सीखा होगा कि अगर कोई बहुत छोटा नंबर है और उसको किसी बड़े नंबर के साथ ऐड कर रहे हैं तो हम छोटे वाले को इग्नोर कर सकते हैं। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे की है। तो अल्टीमेटली आप एक्स वी को लिख सकते हो एन वी बाई एन ए, तो हमने इग्नोर कर दिया उसको। अब देखिए इससे बेनिफिट क्या हुआ, तो बेनिफिट ये हुआ कि हम ये लिख सकते हैं डेल्टा पी बाई पी नोड ए इट विल बी इक्वल्स टू एन वी बाई एन ए। क्लियर है। अब एन वी बाई एन ए को जो है थोड़ा मोलर मास और मास में कन्वर्ट करके अगर लिखो इसी टर्मिनोलॉजी का यूज करके, तो डब्ल्यू वी को, सॉरी एन वी को हम लिख सकते हैं डब्ल्यू वी बाई एम बी, मतलब गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मोलर मास। वही जो है एन ए को आप लिख सकते हो डब्ल्यू ए डिवाइडेड बाई एम ए। अब जो है एम बी को सिर्फ इधर ले आए, बाकी चीज़ों को जो है हमें लिखना है। तो एम बी जो है बराबर हो जाएगा डब्ल्यू बी इंटू एम ए इंटू पी नोड ए डिवाइडेड बाई डब्ल्यू ए इंटू डेल्टा पी। तो ये कोरिलेशन निकल के आया। इसको भी जो है ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस कोरिलेशन से हम डायरेक्टली फाइंड आउट करेंगे किसको, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को। तो कई बार सवालों में इसको पूछा जाएगा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालिए डाइल्यूटेड कंडीशन में। और डाइल्यूटेड कंडीशन लिखने का ये भी पर्पज है कि कई बार कैलकुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए आपको ऐसा मानना पड़ेगा, टाइम को बचाने के लिए। अब मन में ये सवाल आना चाहिए, डाइल्यूटेड के लिए तो ठीक है हम ऐसा कर देंगे, अगर डाइल्यूटेड ना हो तो, अगर हमें ऐसी सिचुएशन दे दी कि सॉल्यूशन डाइल्यूटेड नहीं है तब क्या करेंगे, तो उसके लिए भी हम लिख लेते हैं। तो अगर डाइल्यूटेड नहीं होगा तब, तो अगर डाइल्यूटेड नहीं होगा तो आप ध्यान दीजिए कि इसी पर्टिकुलर कोरिलेशन को
हमने लिखा था कुछ इस तरीके से, तो अब हम इग्नोर नहीं करेंगे, अब हम उसको लिखेंगे वैसे ही। अब इसको जो है रिवर्स कर दीजिए, मतलब बीच में इसको छोड़ के इनको डायरेक्टली कोरिलेट कर लेते हैं, क्योंकि एक्स वी को इसके बराबर लिख सकते हैं। तो अगर इन दोनों को रिवर्स कर दें तो हम लिख सकते हैं कि पी नोड ए डिवाइडेड बाई डेल्टा पी, ये जो है बराबर हो जाएगा किसके, एन ए प्लस एन वी के, और इसको डिवाइड करेंगे किससे, एन वी से। अब देखिए एन ए बाई एन वी और एन वी बाई एन वी, तो हम लिख सकते हैं कि डेल्टा पी पी नोड ए बाई डेल्टा पी इट विल बी इक्वल्स टू 1 प्लस एन ए बाई एन बी। क्लियर है। अब जो है 1 को इधर ले आते हैं, तो 1 को इधर ले आने पे क्या हो जाएगा, पी नोड ए बाई डेल्टा पी माइनस 1 इट विल बी इक्वल्स टू एन ए बाई एन बी। क्लियर है। अब जरा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा पी नोड ए माइनस डेल्टा पी डिवाइडेड बाई डेल्टा पी इट विल बी इक्वल्स टू एन ए बाई एन वी। डेल्टा पी की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो पी नोड ए माइनस पी नोड ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाई डेल्टा पी और इट विल बी इक्वल्स टू एन ए बाई एन वी। सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा पी ए बाई डेल्टा पी इट विल बी इक्वल्स टू एन ए बाई एन वी। अब जो शुरू में काम किए थे, रिवर्स कर दिए थे, वही अब लास्ट में कर देना, तो इसको थोड़ा रिवर्स कर दीजिए। रिवर्स कर दिए तो आ गया डेल्टा पी बाई पी ए इज इक्वल्स टू एन वी बाई एन ए। इससे आगे आप इसको मोल में उसमें कन्वर्ट कर लेंगे मास में, क्योंकि मोल का कोरिलेशन मैंने डेवलप कर दिया। अब ये तीसरा कोरिलेशन है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये फॉर ऑल कॉन्सेंट्रेशन, कि आप इसको सब जगह लगा सकते हैं किसी भी कॉन्सेंट्रेशन के लिए। तो क्लियर कट है, हमने आपको जो है 3 कोरिलेशन डेवलप करके दिखाया कि कैसे जो है इनसे हम नए नए रिलेशन जो है बना सकते हैं। आप जो है मोल को कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, मास में, नया कोरिलेशन निकल के आ जाएगा, और यही कोरिलेशन हमारे लिए शॉर्टकट का काम करेंगे जब हमें क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। तो ठीक है, तो अब जो है हम बात कर लेते हैं सवालों पे कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आइए जो है क्वेश्चंस पे डिस्कशन कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने पहला सवाल लिखा है और इसमें मैंने ये बताया कि एक एक्वस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो 90 mm है, और कब, जब उसमें जो है हमने 100 ग्राम वाटर में 10 ग्राम सोल्यूट को और नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को डिसॉल्व किया है। तो आप जो है जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उसको हाईलाइट कर लीजिए कि यहाँ पे 90 mm सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, सोल्यूट 10 ग्राम है, और वाटर जो सॉल्वेंट है उसका मास 100 ग्राम है, और एक्चुअल में प्योर वाटर का 100 mm है, और हमको फाइंड आउट करना है क्या, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। अब देखिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम रिलेशन की हेल्प से बहुत सिंपली सॉल्व कर सकते हैं, और किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये एज्यूम कर लो कि लेट अस एज्यूम दैट मोलर मास ऑफ सोल्यूट इज इक्वल्स टू mb। आप ये मान लो। अब अगर ऐसा है तो मोल्स ऑफ सोल्यूट जो है कितना हो जाएगा, ठीक है, क्लियर कट। अब इसको अगर आप लिखोगे तो गिवन मास कितना, 10 ग्राम, मोलर मास आपने जो है क्या मान लिया, mb, यूनिट अगर लिखें तो ग्राम में ही, तो ये हमारा मोल्स हो गया। सॉल्वेंट हमारा क्या है, वाटर, तो वाटर का जो है मोल्स अगर हम लिखेंगे तो कितना आएगा, तो वाटर का मोल्स आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 80, क्योंकि क्लियर कट दिया हुआ है। अब दूसरी चीज़, इसमें क्लियर कट दिखा है कि प्योर वाटर का इतना है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि सॉल्यूशन का इतना है, तो कितना वेपर प्रेशर जो है डिक्रीज हुआ है, डेल्टा पी की वैल्यू क्या होगी, तो डेल्टा पी हो जाएगा 100 माइनस 90, इट मीन्स इट विल बी इक्वल्स टू 10 mm। क्लियर है। और जो आपका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है PA, वो कितना दिया हुआ है, 90 mm। अब सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, सिर्फ हमें एक फॉर्मूले का यूज करके, जो कि मैंने कोरिलेशन आपको अभी डेवलप कराया है, उसी का यूज करके हम इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे, तो मैंने आपको एक कोरिलेशन डेवलप कराया था कि डेल्टा P बाई PA इट विल बी इक्वल्स टू NB बाई NA, जहाँ पे NB था सोल्यूट और NA था सॉल्वेंट। अब ध्यान दीजिए
किस इसमें जो है हमें ये पता है, ये भी पता है, ये पता है, और इसमें से हमें एक चीज़ जो है वेरिएबल है और क्वेश्चन में उसी चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए बोला है। अब जो है सारी वैल्यूज पुट कर लेते हैं, मतलब 10/90 इट विल बी इक्वल्स टू 10/MB डिवाइडेड बाई 100/18। क्लियर है। अब देखिए अगर आप इसको रीअरेंज करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, तो आप लिख सकते हो कि MB जो है बराबर हो जाएगा 10 × 90 × 18 डिवाइडेड बाई 100 × 10। अब यहाँ पे अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, क्लियरली अगर आप इसको सिंप्लीफाई करके देखोगे तो सिंप्लीफाई करने पर जो है MB का वैल्यू जो है कितना निकल के आएगा, तो MB जो है आएगा 16.2 ग्राम। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 18 × 9 अगर आप करोगे इसको कट करने के बाद तो आएगा 162। 160 को डिवाइड करना होगा किससे, 10 से, तो अल्टीमेटली आएगा 16.2 ग्राम। मतलब कि जिस सॉल्यूट का मोलर मास निकालना चाह रहे थे वो कितना निकल के आ रहा है, 16.2 ग्राम। ये जो कोरिलेशन हमने डेवलप कराया था, आप देख रहे हैं कि उसी का यूज करके आसानी से हमने इसको 1-2 लाइन में सॉल्व कर लिया है। अब अगले वाले क्वेश्चंस पे बात करते हैं कि आगे जो है किस तरीके के और सवाल इसमें जो है ऐड हो सकते हैं। तो अगला जो हमारा सवाल है वो दूसरी चीज़ को लेके है, जिसमें कि हम मोलर मास को ना लेके कुछ और फाइंड आउट करने की बात करेंगे, और उसमें हम बात करेंगे वेपर प्रेशर को लेके। तो क्वेश्चन जैसे हमें दिया हुआ है, कैलकुलेट lowering in vapor pressure for 1 मोलर solution और एक्चुअल में हम एक्वस की बात कर रहे हैं एट 373 केल्विन। अब देखिए क्वेश्चन सिंगल लाइन का है और इसमें जो है इंफॉर्मेशन सारी छुपी हुई है इसी के अंदर, उसको जो है हमें बाहर निकालना है। अब ध्यान दीजिए कि हम एक्वस की बात कर रहे हैं, 373 केल्विन की बात कर रहे हैं, मतलब ये 373 केल्विन है तो वाटर का ये बॉइलिंग पॉइंट है। तो प्योर वाटर जो कि हमारा सॉल्वेंट है, इसका वेपर प्रेशर क्या होता है 373 केल्विन पे। सॉल्यूशन लिखने से पहले तो आप इसी चीज़ को लिख लें, 760 mm, आपको ये पता है क्योंकि इस पे बॉयल होता है, और जब ये बॉयल होगा तो डेफिनेटली इसका जो वेपर प्रेशर है वो किसके बराबर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। इट मीन्स वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट विल बी इक्वल्स टू 760 mm। अब ये चीज़ हमें पता चल गई। अब इसके अलावा जो है हमें पता है कि मोलैलिटी को अगर हम मोल फ्रैक्शन से कोरिलेट करके लिखते हैं तो हम ये लिखते हैं XV/XA × 1000/MA। ये कोरिलेशन हमने डेवलप किया था, मॉल कॉन्सेप्ट में भी इसका यूज किया था, यहाँ पे भी मैंने बताया है। अब दो ही कंपोनेंट है तो XV + XA यूनिटी के बराबर होगा, तो XA को आप क्या लिख सकते हो 1 - XV, ठीक है। और मोलैलिटी कितना दिया हुआ है सवाल में, आप ऊपर देखिए इन्फॉर्मेशन कितना दिया, 1 मोलर सॉल्यूशन की बात हो रही है। अब जो है इस इन्फॉर्मेशन को इसमें पुट कर देते हैं। वाटर की बात हो रही है तो MA की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18 ग्राम, सॉल्वेंट हमारा ये है। तो अगर आप इसको इसमें पुट करते हैं तो आपको आ जाएगा XV डिवाइडेड बाई 1 - XV × 1000/18 इज इक्वल्स टू 1। सिंप्लीफाई करिए, XV की वैल्यू आएगा 0.0176, मतलब ये मोल फ्रैक्शन आएगा किसका, सॉल्यूट का, जो भी सॉल्यूट हमने इसमें डिसॉल्व कर रखा है। अब ध्यान दीजिए कि हमने एक कोरिलेशन और लिखा था, और वो क्या था कि ΔP/P0A ये बराबर होता था किसके, XV के। और क्या हमें निकालना है, ये निकालना है। और ये एक्चुअल में क्या होता है, ये ΔP ही तो होता है, और यहाँ पे लिखा हुआ तो है ये, मतलब इसी को हमें फाइंड आउट करना है। तो ΔP को अगर निकालना है तो ΔP जो है बराबर हो जाएगा XV × P0A। अब देखिए ये तो P0A यहाँ रहा,
एक्स भी हमने यहाँ निकाल लिया, सब कुछ तो निकाल चुके हैं, तो अल्टीमेटली इसको आंसर को निकाल लेते हैं। मतलब 0.0176 इंटू 760 mm जो कि प्योर वाटर का है, तो बराबर आ जाएगा किसके 13.41 mm के। इतना वेपर प्रेशर घट जाएगा और यही आंसर हमको फाइंड आउट करना था। तो क्लियर कट आपको दिख रहा है कि हमने जो है दो कॉरिलेशंस यूज किए, आसानी से आंसर निकाल लिया। अब देखिए कि इन दो टाइप के सवाल के अलावा एक और सवाल होता है, इसमें जो है हमने मोलैलिटी के कॉरिलेशंस यूज किए हैं, लेकिन कुछ सवालों में क्या है कि वेपर प्रेशर से हमको मोलैलिटी पूछ ली जाती है, तो उसमें किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अब उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में वेपर प्रेशर से मोलैलिटी को निकालना सीखेंगे। अब देखिए सवालों में इंफॉर्मेशन छुपी होती है, उसी को हमें निकालना होता है। अब क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है ऑन एडिंग ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट to water, the vapor pressure decrease by 40%. Calculate molality of solution. अब ये दिया हुआ है कि हमने किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को वाटर में ऐड किया है और उसके एडिशन से जो है 40% वेपर प्रेशर जो है घट गया है, मतलब जो भी रहा होगा 40% डिक्रीज हो गया है, और इसी से हमको मोलैलिटी निकालनी है। अब देखो एलिमेंट्री अप्रोच कई बार जो है बहुत हेल्प करती है, यहाँ पे भी करेगी कि कंडीशन कुछ दी हुई है ना, रैंडमली आप कोई भी कंडीशन मान लो। आप ये मान लो कि let us assume that vapor pressure of pure water, जो कि जनरली हमारे लिए किसका काम करेगा, P नॉट ए का 100 mm है, ठीक है। अगर 100 mm है, 40% घट गया, मतलब कितना घटा होगा, 100 का 40% कितना होगा 100 mm का, तो डिक्रीज इन वेपर प्रेशर। तो डिक्रीज इन वेपर प्रेशर इस एजम्पशन के हिसाब से जो कि डेल्टा पी के जैसा एक्ट करेगा, ये बराबर हो जाएगा कितना 40 mm। क्लियर कट है। अब देखिए हम ये जानते हैं कि एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट बराबर होता है डेल्टा पी बाई पी नॉट ए, यही कोरिलेशन है रिलेटिव लॉगरिथम वेपर प्रेशर। इट मीन्स इसके हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो एक्स बी बराबर हो जाएगा 40/100, जिसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा 2/5। क्लियर कट है, जब आप इसको सिंप्लीफाई करके निकालोगे। अब दो ही कंपोनेंट है, एक्स बी इतना है और हमें पता है कि एक्स ए प्लस एक्स बी यूनिटी होगा ऐसे बाइनरी सॉल्यूशन के लिए, तो एक्स ए की वैल्यू निकाल सकते हो। अगर एक्स बी इतना हो तो मैं डायरेक्ट लिख दूं 3/5, इतना जो है वैल्यू आएगी किसकी, एक्स ए की। अब देखिए हमें एक्स बी पता है, एक्स ए पता है, सोल्यूट कौन है, वाटर, मोलर मास कितना होगा 18 ग्राम। क्लियर कट है, क्योंकि अगर सोल्यूट वाटर है तो मोलर मास 18 ग्राम होने वाला है। अब अगर ये 18 ग्राम होने वाला है तो मोलैलिटी तक हम पहुंच ही चुके हैं। क्यों, क्योंकि मोलैलिटी बराबर होता है एक्स बी बाई एक्स ए इंटू 1000 बाई एम ए। सारी चीज़ें हमारे सामने हैं, 2/5 डिवाइडेड बाई 3/5 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 18। सिंप्लीफाई करेंगे नियर अबाउट आएगा 37 स्मॉल है। तो यही हमारी मोलैलिटी है, यही हमको निकालना था। और आपको साफ साफ दिख रहा है कि बहुत मेहनत नहीं की हमने, बहुत सिंपल अप्रोच से इसको सॉल्व कर लिया है। तो क्लियर कट दिख रहा है कि आंसर क्या आना चाहिए 37 m मोलैलिटी। अब ये तो हमने अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस कर लिए और इन्हीं वैरायटीज़ के जो है सवाल आपसे पूछे भी जाएंगे।
तो आई होप कि अब जो है आप क्वेश्चन सोल्व कर लोगे इस तरीके के। और कुछ और बातें हैं जो कि दिमाग में अभी आनी चाहिए, क्योंकि जब तक हमारे दिमाग में क्वेश्चंस नहीं आएंगे तब तक हम सीख नहीं पाएंगे। अब क्वेश्चन ये है कि हम जो है ये जो हमने पढ़ा है पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसका यूज क्या है, एप्लीकेशन क्या है। तो थोड़ा इस पे भी बात कर लेते हैं, एप्लीकेशन पे। तो जैसे कि मैंने शुरुआत में बोला भी था कि एप्लीकेशन में बेसिकली न्यूमेरिकल अप्रोच में एप्लीकेशन है। जैसे कोई हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं तो उस एक्सपेरिमेंट में हमने कोई अननोन सॉल्यूट डिसॉल्व किया है, उसका मोलर मास निकालना है, तो उसी को फाइंड आउट करने में जो है पहली एप्लीकेशन इसकी जुड़ी हुई है। मतलब ये टू फाइंड आउट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की पहली एप्लीकेशन है। दूसरे सवाल में वेपर प्रेशर पे या डिक्रीज इन वेपर प्रेशर पे बात हो रही थी, तो दूसरी एप्लीकेशन ये है टू फाइंड आउट वेपर प्रेशर और डिक्रीज इन वेपर प्रेशर। तो या तो आपको वेपर प्रेशर निकालने के लिए बोल देगा, डिक्रीज इन वेपर प्रेशर निकालने के लिए बोल देगा। तो कुल मिला के हमें क्लियर कट दिख रहा है कि ये इसकी दो एप्लीकेशन है बेसिक, जिसका जो है न्यूमेरिकली हम बहुत ज़्यादा यूज करने वाले हैं। अब इसको पढ़ने के बाद भी एक क्वेश्चन और बचता है, और वो ये कि अभी इन चीज़ों को हम किन सिचुएशन में अप्लाई करेंगे, कि ये जो फॉर्मूला हमने लिखे हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर से, किन सिचुएशन में इनको अप्लाई किया जाएगा। तो अप्लाई किया जाएगा आइडियल सिचुएशन में, इन आइडियल सिचुएशन या इन आइडियल सॉल्यूशन एक्यूरेटली अगर हम बोले तो। अब देखियो इन आइडियल सॉल्यूशन की जो हम बात कर रहे हैं, तो सॉलिड इन लिक्विड के लिए आइडियल सॉल्यूशन का मतलब क्या है। तो सॉलिड इन लिक्विड के लिए आइडियल सॉल्यूशन का मतलब है कि एसोसिएशन नहीं होगा सॉल्यूट का, डिसोसिएशन भी नहीं होना चाहिए। अब देखो बेंजीन में एसिटिक एसिड को डिसॉल्व करते हैं तो एसोसिएट हो जाता है, और वहीं एसिटिक एसिड को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो डिसोसिएट हो जाता है। तो ये दोनों नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ जो है अगर हम बात करें तो केमिकली अनरिएक्टिव होना चाहिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि डाइल्यूटेड सॉल्यूशन होना चाहिए। तो ज़्यादातर सिचुएशन में डाइल्यूटेड वाली कंडीशंस आप यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। मतलब आप जो है NV को Na के रेस्पेक्ट में इग्नोर कर सकते हैं सवालों को सॉल्व करने के लिए, और ऐसा कई बार जो है हम करते भी हैं टाइम सेव करने के लिए और उसको सिंप्लीफाई करने के लिए। तो ये तो जो है हमारा पार्ट था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर से रिलेटेड। अगले वीडियो लेक्चर में जो है हम डिस्कस करेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। ठीक है, तो आप जो है इसको देखिए और जो है सवाल ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश कीजिए।